So welcome dear students. Today we are going to see the next part of our linear programming problem, that is revised simplex method. So our main aim is to see what the revised simplex method is and what is the working rule of the things, revised simplex method. Once these two things are going to get clear, immediately we will move forward for the problem. This will be a very short video where we are just going to see the working rule and related information, and after that we will see the problem. So let us continue. What revised simplex method is? Revised simplex method is nothing but a very similar approach, but in a different manner. What kind of different manner? My dear students, we are going to solve the same problem of the simplex method, but we are going to see it in a different manner. That means अब मैं इसको आपको समझाने के लिए बोलूँ तो हम इसको एज अ मैट्रिक्स सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. मैट्रिक्स का मतलब ये कि मैं उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में देखूंगा. मैं सिंप्लेक्स टेबल ही देखूंगा, लेकिन मैं उसको टुकड़ों में देखूंगा. सो दिस इज द थिंग. एंड इफ टाइम परमिट्स मी, हम एक वीडियो ऐसा भी बना देंगे, और अगर वो सॉल्यूशन मुझे हो जाए तो हम कंपैरिजन करेंगे कि प्रॉब्लम सेम टाइप से कैसे सॉल्व किया जा सकता है. तो वी विल सी दैट आल्सो इन द समवेयर, अगर मुझे थोड़ा सा वक्त मिला तो. चलो लेट अस सी द वर्किंग रूल. व्हाट इज द वर्किंग रूल? जो अभी आपको वर्किंग रूल के लिए मैं कहूँ तो उसके लिए कुछ बेसिक अजम्पशंस मुझे अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे. तो पहला अजम्पशन होगा सी ट्रांसपोज. सी ट्रांसपोज मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, जो कॉस्ट ऑफ द बेसिस है वो. कॉस्ट मतलब क्या? जो सिंप्लेक्स मेथड में हम सी जे लिखा करते थे ना, वो. एक्स बी मतलब बेसिस वेक्टर. बेसिस वेक्टर मतलब जिसके लिए मुझे फंडामेंटल सॉल्यूशन मिला है वो. सी जे बार, इसको कहते हैं नेट वैल्यूएशन. यानी इस सी जे बार को मैं नेट वैल्यूएशन जैसे डील करूँगा. नेक्स्ट जे. व्हाट इज जे? जे इज द इंडेक्स ऑफ न्यू बेसिस वेरिएबल. अब इसको मतलब ये काउंट करने के लिए एक नंबर के जैसा यूज़ किया जाएगा. जैसे हर बार हम नाम नहीं लेते, ही शी इट दे ऐसा कुछ तो कहते हैं, तो वैसा ही ये यूज़ होगा, यू वगैरह. तो ये सिंबॉलिक यूज़ होगा. जे इंडेक्स ऑफ अ बेसिस वेरिएबल. बी बार करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. अब ये करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मतलब जो सॉल्यूशन मुझे मिला है अपडेट होके वो करंट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन. और बी मतलब बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन. तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो 1 to 1 हम बाद में देखने का ट्राई करेंगे, और बाद में हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. तो नेक्स्ट सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, जो पहले इटरेशंस के लिए काम में आएगा, तो वो b इक्वल टू आई. ये क्यों b इक्वल टू आई क्यों? तो बच्चों आप थोड़ा सा अगर देखोगे तो पहला बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन अगर सिंप्लेक्स मेथड में भी देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जो स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल आप यूज़ करते हो उसी के लिए आता है. तो अगर हम स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के अनुसार ही बात करें तो वो स्लैक और सरप्लस वेरिएबल ही हमारा बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होगा. और उसके लिए जो हम सिंप्लेक्स टेबल में वैल्यू पुट करते हैं वो 1 0 या 0 1 होता है. कहने का मतलब ये कि सिंप्लेक्स टेबल अगर आप रिवाइज करके थोड़ा सा देखोगे तो वहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है. तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही हम यहाँ पर बी करके कंसिडर करेंगे. ठीक है. बी इनवर्स इक्वल टू आई, क्योंकि इनिशियल इटरेशन से आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी होता है. लेकिन दूसरे किसी चीज़ के लिए बी इक्वल टू, यानी इटरेशन नंबर 2 ऑनवर्ड्स, बी इक्वल टू ए क्रॉस बी. अभी ए क्रॉस बी कैसे है तो वो मैं बता दूंगा आपको क्या होता है क्या नहीं. ठीक है. बी इनवर्स प्रैक्टिकल जब देखेंगे, एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, तब मैं बता दूंगा कि ये बी इनवर्स क्या होता है, बी क्या होता है, कैसे हम बी जनरेट करते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. तो वो सब चीज़ें मैं बोल दूंगा.
नेक्स्ट बी इनवर्स इक्वल टू 1 बाई बी, 1 बाय मॉडुलस ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी। आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या चीज़ है। क्यों अच्छे से पता है? आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया है, समझे ना? आपने इसको बहुत बार सॉल्व किया है, तो उसी केस से हम इसको देखेंगे, ठीक है? अब उस केस से देखेंगे, इसका मतलब ज़रा ध्यान से देखोगे तो, ज़रा ध्यान से देखोगे तो ये एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स निकालने का मेथड है, ठीक है? नेक्स्ट, अब स्टेप नंबर 3, फाइंड आउट पाई। क्या पाई फाइंड आउट करना है? सी बी ट्रांसपोज इंटू बी इनवर्स। अब ये सी बी ट्रांसपोज क्या है? सी बी ट्रांसपोज मतलब बेसिक के जो भी कॉस्ट है मल्टीप्लाइड बाय बी इनवर्स, बी बार इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और उसके बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा सी जे बार इक्वल टू पाई ए जे माइनस सी जे। ये सब कैलकुलेट करने के बाद अब हम इन सब की वैल्यूज आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे? सिलेक्शन, सिलेक्ट द मोस्ट निगेटिव सी जे बार से सी के एंड हेंस, जो भी सिलेक्ट किया उसको सी के कहा, एंड हेंस वी से दैट द करस्पॉन्डिंग एक्स के विल बी द एंटरिंग वेक्टर। यानी क्या कि हमने उसको सी के जो भी मोस्ट निगेटिव होता था, याद होगा एंटरिंग वेक्टर सिलेक्ट करने के लिए सिंपलेक्स मेथड में भी मोस्ट निगेटिव फाइंड आउट करते थे। यहाँ पर भी वही रूल है, मोस्ट निगेटिव फाइंड आउट करो। मोस्ट निगेटिव फाइंड आउट करने के बाद अब उसके लिए क्या करो, जो भी जिसके लिए भी मोस्ट निगेटिव मिलता है उस मोस्ट निगेटिव को कंसिडर करो। कंसिडर करने के बाद उसको एंटरिंग वेक्टर लिखो। अब एंटरिंग वेक्टर जैसे निकाला वैसे की कॉलम निकालो। की कॉलम मतलब बी इनवर्स, जो बी इनवर्स पहले से मिला हुआ था, इंटू ए के। ए के मतलब उस एक्स के का जो भी कॉलम वेक्टर होगा वो। ये भी ए के भी मैं बाद में बता दूंगा बच्चों, सब चीज़ें जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट, इसका रेफरेंस भी हम बार बार लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, री राइट ऑल दिस थिंग्स इन द रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल एज शोन बिलो। सब लोग इसको रीराइट करके देखो, और रीराइट करोगे तब वो सिंप्लेक्स टेबल कैसा होगा। नीचे सिंप्लेक्स टेबल आप जरा देखोगे तो नीचे की स्क्रीन पे दिखेगा आपको एक्स बी बेसिस वेक्टर, बी इनवर्स जो भी वैल्यू है बी इनवर्स की वो, पी जो भी आपके लिए बेसिक इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन जो था वो बी बार, और उसका रिवाइज्ड वाला जो भी मिला वो, एंटरिंग वेक्टर जो होगा वो उसका नॉमेनक्लेचर जो नाम है उसका, की कॉलम जो की कॉलम का आंसर आया है वो, और रेशो। अब ये रेशो क्यों? क्योंकि अगर सी जे बार निगेटिव होंगे तो ये चीज़ें एक्सिस्ट करेंगी। अगर सी जे बार पॉजिटिव होगा तो हमें वही हमारा सोल्यूशन एंड तक सोल्यूशन हो जाएगा, यानी मुझे आगे बढ़ना ही नहीं है। ये बात याद रखना। यानी ये टेबल हम तभी लिखेंगे बच्चों, जब ये टेबल हम तभी लिखेंगे जब सी जे बार अगर क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई भी एक सी जे बार क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर एक भी सी जे बार निगेटिव नहीं है तो हम ये टेबल कभी 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 भी नहीं लिखेंगे। क्या कह रहा हूँ फिर से ध्यान से सुनना। अगर हमारा सी जे बार निगेटिव नहीं है एक भी, तो हम ये टेबल कभी 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 नहीं लिखेंगे। ये टेबल का एग्जिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ सी जे बार के एग्जिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात याद रखिए। हो गया क्लियर? इतना क्लियर हो जाने के बाद अब मैं नेक्स्ट चीज़ के आगे बढ़ता हूँ। तो ये हो गया, एक बार ये टेबल लिख दिया तो अनडाउटेडली हमें रेशो के पास जाना पड़ेगा। जैसे सिंप्लेक्स टेबल में ऑल जेड जे एंड जेड जे माइनस सी जे बार जेड जे माइनस सी जे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुए तो हम सिंप्लेक्स टेबल स्टॉप करते थे। इमीडिएट लेवल पे हम क्या फाइंड आउट करते थे? हम फाइंड आउट करते थे दूसरा कोई मेथड जिससे हमें इसका सोल्यूशन मिले, ठीक है? यानी जो आंसर था वो आंसर तुरंत पुटअप करके वैल्यूज क्लोज कर दो। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते, अल्टरनेटिव दूसरा देखना पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा सिंप्लेक्स टेबल सॉल्व करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर ये टेबल लिखा है तो मुझे इसके आगे की प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली रेशो निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ दैट रेशो? वो रेशो होगा बी बार डिवाइडेड बाय की कॉलम। अब ये बी बार मतलब क्या बच्चों, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो बी बार मतलब सोल्यूशन। तो आप क्या लिखते थे? सोल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटरिंग वेक्टर।
मैं सिंप्लेक्स टेबल की बात कर रहा हूँ, सिंप्लेक्स मेथड की बात कर रहा हूँ। सोल्यूशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एंटायर वेक्टर, यानी यहाँ पर भी आप वही कर रहे हो, बी बार मतलब सोल्यूशन, की कॉलम मतलब जो भी उसका कॉलम होगा वो करस्पॉन्डिंग हिसाब से, ठीक है, जो भी उसका एक वैल्यू होगी वो वैल्यू करस्पॉन्डिंग हिसाब से। इतना सब हो जाने के बाद, ये वैल्यूज पुटअप करने के बाद, उसके लिए मिनिमम एलिमेंट, उसका जो मिनिमम पॉजिटिव है वही मेथड, मिनिमम पॉजिटिव वो मेथड फाइंड आउट करो। मिनिमम में पॉजिटिव फाइंड आउट करने के बाद उसको आउटगोइंग करो, आउटगोइंग करने के बाद उसको अंदर लो, और जो एंटरिंग वेक्टर है उसको बाहर निकालो, और जो एंटरिंग वेक्टर है उसको अंदर लो, ठीक है। दोनों का जो सेंटर वाला है उसको पिवोट एलिमेंट करके मार्क करो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस वेक्टर, प्रीवियस सॉल्यूशन में इसका हर एक चीज़ का सिग्निफिकेंस होता था पिवोट एलिमेंट का। यहाँ पर हम उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए पिवोट एलिमेंट का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होगा, या पिवोट एलिमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। नेक्स्ट स्टेप, कंटिन्यू द सेम प्रोसीजर अंटिल Cj बार इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। Cj बार अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तभी हम ये चीज़ क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, यानी यहीं इसको स्टॉप करेंगे। अगर वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो इसको कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज़ द मेथड। अब मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।